आइए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। हम चल रहे हैं 24 नवंबर 1971 में। ये एक ऐसी कहानी है जो किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से बिल्कुल कम नहीं लगती। लेकिन दोस्त, ये बिल्कुल हकीकत है। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ़्लाइट 305 और एक ऐसा जुर्म जो आज तक एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा ना सुलझा राज है। आज हम इस पूरी कहानी के एक एक पहलू को ब्रेक डाउन करेंगे और उन हकाइक को समझेंगे जिन्होंने पिछली आधी सदी से बड़े बड़े इन्वेस्टिगेटर्स को चक्कर में डाला हुआ है। मिस, मेरे ब्रीफ केस में एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ आप मेरे पास बैठें। देखें, ये कागज़ का वो छोटा सा टुकड़ा था जिसने एक आम सी फ्लाइट को एक ग्लोबल मिस्ट्री बना दिया। थैंक्स गिविंग से ठीक एक रात पहले की बात है। 23 साला फ्लाइट अटेंडेंट फ्लोरेंस शेफनर को जब ये नोट दिया गया तो उन्हें लगा कि शायद ये कोई आम सा मुसाफिर है जो उन्हें अपना नंबर दे रहा है। लेकिन जब उन्होंने नोट खोलकर पढ़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि वो एक बहुत खतरनाक हॉस्टेज सिचुएशन के बिल्कुल सेंटर में हैं। एक्ट 1, थैंक्सगिविंग की रात का हाईजैक। अब जरा इस मंजर को इमेजिन करें। पोर्टलैंड से सिएटल तक की बस एक छोटी सी 30 मिनट की आम उड़ान थी। सिर्फ 36 मुसाफिर थे और 6 क्रू मेंबर्स। पिछली सीट पर एक शख्स बैठा था, डार्क बिजनेस सूट, सफ़ेद शर्ट और एक पतली काली टाई। उसने बिल्कुल सुकून से एक बर्बन और 7 अप ऑर्डर की। किसी एक शख्स को भी ये अंदाजा नहीं था कि ये बिल्कुल आम सा दिखने वाला बिजनेसमैन अगले चंद घंटों में तारीख बदलने वाला है। ये टाइमलाइन देखें, इससे अंदाजा होता है कि वाक़यात कितनी तेज़ी से बदले। जहाज़ दोपहर 2:50 पर उड़ा और टेक ऑफ के फ़ौरन बाद वो नोट दे दिया गया। जब फ्लाइट अटेंडेंट ने तस्दीक के लिए बॉम्ब देखने का कहा तो कूपर ने बिल्कुल आराम से अपना ब्रीफकेस खोल दिया। अंदर लाल रंग के सिलेंडर्स थे जिनके साथ तारें और एक बड़ी बैटरी जुड़ी हुई थी। थ्रेट बिल्कुल रियल थी। अब हालात की नज़ाकत को देखते हुए जहाज़ को हवा में ही रोके रखा गया ताकि मुतालबात पूरे किए जा सकें और आखिरकार 5:46 पर जहाज़ सिएटल में लैंड हुआ। तो अब आते हैं सबसे अहम पॉइंट पर। कूपर ने मांगा क्या था? $2 लाख। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये रकम तकरीबन $1.6 मिलियन बनती है। लेकिन यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो इस रकम का फिजिकल वजन है। कूपर ने स्पेसिफिकली $20 के बेनिशान नोट मांगे थे, यानी 10,000 नोट्स। इस पूरी रकम का वजन तकरीबन 19 पाउंड यानी 8.5 किलो था। सोचिए, ये ऐसा ही है जैसे आप अपनी कार का एक पूरा टायर उठाकर घूम रहे हों। ये कोई छोटा सा एनवेलप नहीं था जिसे आसानी से पॉकेट में छुपाया जा सके। अब देखते हैं कि उसके मुतालिबात इतने स्पेसिफिक क्यों थे। उसने सिर्फ कैश नहीं मांगा, बल्कि 2 आगे वाले और 2 पीछे वाले पैराशूट्स मांगे। अब ये ट्रिक बड़ी जीनियस थी। 4 पैराशूट्स मांगकर उसने अथॉरिटीज को ये क्लियर सिग्नल दिया कि शायद वो अपने साथ किसी हॉस्टेज को भी कुदवाने वाला है। इस डर की वजह से पुलिस उन्हें खराब या नकारा पैराशूट्स देने का रिस्क ले ही नहीं सकती थी। और लैंडिंग के फौरन बाद जहाज को रिफ्यूल करने का मुतालबा, ये इस बात का कंप्लीटली सबूत था कि कहानी सिएटल में ख़त्म नहीं होने वाली। एक्ट 2, तवान, रिहाई और फ्री फॉल। सिएटल पहुंचते ही जहाज को रनवे के बिल्कुल आखिरी किनारे पे पार्क कर दिया गया। जैसे ही डिमांड्स पूरी हुई, कूपर ने तमाम मुसाफिरों और 2 फ्लाइट अटेंडेंट्स को जहाज से जाने दिया। हैरत की बात पता है क्या है? इन मुसाफिरों को बिल्कुल भनक ही नहीं थी कि उनके इर्द गिर्द क्या चल रहा है। उन्हें बस ये बताया गया था कि जहाज में कोई माइनर टेक्निकल फॉल्ट है। कोई अफरा तफरी नहीं हुई, कोई पैनिक नहीं, सब कुछ बिल्कुल स्मूथली हो गया। यहाँ से मैकेनिक्स और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और भी दिलचस्प हो जाती है। जहाज को वापस हवा में ले जाया गया और इस बार रास्ता था रीनो से होते हुए मेक्सिको सिटी का। कूपर क्रू को मुसलसल इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, उसने खास तौर पर बोइंग 727 ही क्यों चूज़ किया? इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। इस जहाज के पिछले हिस्से में एक सीढ़ी यानी एफ्ट एयर स्टेयर होती थी जो हवा में मिड फ्लाइट खोली जा सकती थी। और कूपर ये इंटरनल एविएशन डिटेल जानता था। उसने वो दरवाज़ा खोल दिया और बस फिर वहाँ से गेम पूरी तरह बदल गई। अब इस मंजर को थोड़ा तसव्वुर में लाएं। रात के ठीक 8:13। जहाज़ के बाहर सिर्फ और सिर्फ घुप अंधेरा और बर्फीला तूफान है। बुलंदी लगभग 10,000 फुट। बाहर की हवा -9 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडी है और हवा की रफ्तार 170 मील फी घंटा। ऐसे शदीद और खौफनाक हालात में एक नॉर्मल बिजनेस सूट पहने हुए कूपर ने उस पिछली सीढ़ी से बिल्कुल अंधेरे में छलांग लगा दी। मतलब ये सुनने में बिल्कुल किसी एक्शन मूवी का सीन लगता है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सिनेमैटिक टेरर्स एग्जैक्टली 8:13 पर असल में वकूअ पजीर हुआ था।
एक्ट 3 FBI की तलाश का आगाज। तो भाई छलांग के बाद आखिर क्या हुआ? वहां से शुरू हुआ FBI की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैनहंट। फौज, हेलीकॉप्टर्स और ग्राउंड सर्च टीम्स उस अंधेरे और घने जंगल में फैल गईं। एक बहुत ही अजीब बात यह है कि मीडिया की एक छोटी सी गलती ने इस कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। असल में हाईजैकर ने फ्लाइट टिकट पर अपना नाम डैन कूपर लिखवाया था, लेकिन एक न्यूज़ रिपोर्टर की कम्युनिकेशन एरर की वजह से अगले दिन खबरों में नाम DB कूपर छप गया और आज पिछले 50 साल से पूरी दुनिया उसे इसी नाम से जानती है। अवाम में इस केस का क्रेज उस वक्त अपने बिल्कुल उरूज पर था। देखिए, ये कार्ल फ्लेमिंग का आर्टिकल है जिन्हें एक आदमी ने खुद को कूपर बताकर अपनी झूठी कहानी $30,000 में बेचने की कोशिश की थी। बाद में FBI ने उसे फ्रॉड के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया। सोचने की बात है, इस केस की हाइप इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि लोग रातों रात अमीर होने के चक्कर में सामने आकर कॉपीकैट और फ्रॉडस्टर्स बनने को भी तैयार थे। इन आर्काइवल क्लिपिंग्स को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि मीडिया और अवाम इस मिस्ट्री में किस कदर इन्वॉल्व थे। FBI ने ये कॉम्पोजिट स्केचेस जारी किए। गवाहों ने उसे एक 40 से 45 साल का एवरेज हाइट का आदमी डिस्क्राइब किया जिसकी आंखें भूरी थीं। और सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया कि उसका रवैया पूरी फ्लाइट में इंतहाई पुरसुकून था। उसने ना एक बार आवाज ऊंची की और ना ही कोई घबराहट दिखाई। उसके इस कूल और काम एटीट्यूड ने अवाम के जहनों में उसका एक लेजेंडरी रॉबिन हुड जैसा इमेज सेट कर दिया था। एक्ट 4 जिस्मानी शवाहिद की तलाश। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं और इस पूरी तहकीक के फोरेंसिक पहलू को डीपली देखते हैं। जहाज अब लैंड हो चुका था और खाली था। FBI एजेंट्स ने पूरे जहाज को बगौर छाना ताकि कोई भी ऐसा फिजिकल एविडेंस मिल सके जो उन्हें DB कूपर तक ले जाए। हालांकि उसने इंतहाई होशियारी और सफाई से काम लिया था, लेकिन कहते हैं ना कि मुजरिम कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ता है। उससे भी कुछ छोटी छोटी चीजें पीछे छूट गई थीं, जिनको जमा करके FBI ने एक बड़ी डिटेल्ड फाइल तैयार की। ये लिस्ट देखें। जहाज की फोरेंसिक जांच से कुछ बहुत अहम सबूत मिले। सीट 18E से एक काले रंग की क्लिप ऑन टाई और टाई क्लिप मिला, जो JC पेनी स्टोर की एक ऐसी प्रोडक्ट थी जो सालों पहले यानी 1968 में ही कंप्लीटली डिसकंटिन्यू हो चुकी थी। इसके अलावा आर्मरेस्ट एशट्रे से 8 राली फिल्टर सिगरेट्स मिले थे, लेकिन बदकिस्मती देखें, बाद में FBI लैब में टेस्टिंग के दौरान ये सिगरेट बट्स एक्सीडेंटली तबाह हो गए। सोचने वाली बात है, अगर आज ये होते तो DNA टेस्टिंग से सब खुल सकता था। और हाँ, उसने एक पैराशूट की डोरियां काटकर उन्हें पैसों का बैग बांधने के लिए इस्तेमाल किया था, जिसके टुकड़े कैबिन में मिले। इन्वेस्टिगेटर्स तो जैसे दिन रात एक कर रहे थे। एक बहुत अहम FBI मेमो सामने आई जिसमें कोलंबिया रिवर के किनारे एक नायलॉन कॉर्ड मिलने का जिक्र था। शुरू में सबको लगा कि बस ये कूपर के पैराशूट का हिस्सा मिल गया, लेकिन काफी गहरी तहकीक के बाद जब पता चला कि उस कॉर्ड का रंग और मटेरियल मिलिट्री गेयर जैसा था, जबकि कूपर के पैराशूट सिविलियन थे, तो ये सबूत भी फाइल से रिजेक्ट हो गया। होता यही था, हर नया सुराग पहले उम्मीद जगाता और फिर अचानक राख बन जाता। लेकिन फिर सालों बाद एक ऐसी दरियाफ्त हुई जिसने इस ठंडे पड़ चुके केस को दोबारा हिलाकर रख दिया। ये थ्रिलिंग वाकया 10 फरवरी 1980 का है। कोलंबिया रिवर के किनारे टीना बार के मकाम पर एक 8 साल का बच्चा ब्रायन इंग्रम कैंप फायर के लिए जगह साफ कर रहा था कि अचानक उसे मिट्टी में दबे हुए कुछ गले सड़े नोट मिले जो रबर बैंड से बंधे थे। जब इन नोट्स के सीरियल नंबर्स मैच किए गए तो सब दंग रह गए। ये बिल्कुल वही $20 के नोट थे जो कूपर को रैंसम में दिए गए थे। टोटल $5,800 रिकवर हुए। पिछले इतने सालों में ये वाहिद कन्फर्म्ड फिजिकल सबूत था जो जहाज के बाहर से मिला। यहाँ इस वजाहत में एक डिटेल इंतहाई हैरत अंगेज और थोड़ी टेक्निकल भी है। साइंटिस्ट ने इन बरामदशुदा नोटों पर मौजूद डाइटम्स यानी माइक्रोस्कोपिक एल्जी का एक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस किया और नतीजा क्या निकला? उन नोटों पर सिर्फ ऐसी एल्जी मिली जो स्प्रिंग सीजन यानी बहार के मौसम में उगती है। इसका सीधा सा मतलब ये था कि ये रकम नवंबर की उस ठंडी रात को यहाँ बिल्कुल डबी नहीं थी। ये पैसे प्रैक्टिकली महीनों बाद इस जगह पर आए। इस छोटी सी साइंसी हकीकत ने टाइमलाइन को इतना उलझा दिया कि अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स सर पकड़ कर बैठ गए। एक्ट 5 क्या DB कूपर जिंदा बचा?
अब आते हैं उस मेन बहस की तरफ जो शायद आज तक जारी है। क्या ऐसी खतरनाक जंग के बाद कूपर जिंदा बच भी सकता था? देखें, एफबीआई के अंदर इस बात पर खुद बहुत शदीद इख्तिलाफात थे। एक बहुत बड़ा ग्रुप यही मानता था कि रात का अंधेरा, शदीद फ्रीजिंग बारिश, खून जमा देने वाली सर्दी और ज़मीन पर बिना किसी सपोर्ट के ऐसे वाइल्ड जंगल में गिरना, ये सब सीधा सीधा अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। अगर हम सर्वाइवल के खिलाफ जाने वाले अवामिल की लिस्ट बनाएं तो हालात सच में प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लगते हैं। कूपर के पास हेलमेट नहीं था, उसने आम ऑफिस वाले लोफर्स पहने हुए थे, यानी स्काई डाइविंग गियर बिल्कुल मिसिंग था। हवा इतनी ठंडी थी कि कुछ ही देर में फ्रॉस्ट बाइट और हाइपोथर्मिया तय था। ऊपर से खूब अंधेरा और बादलों की कवर की वजह से ज़मीन का कुछ पता ही नहीं था। अगर मैं एक आसान एग्जाम्पल दूं तो बिना प्रॉपर टैक्टिकल गियर के ऐसी छलांग लगाना एक प्रैक्टिकली सुसाइड मिशन था। और सबसे बड़ी बात, उस रैंसम मनी में से बचे हुए बाकी नोटों का आज तक कहीं सर्कुलेशन में ना आना यही इशारा करता है कि शायद वो जिंदा ही नहीं बचा। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है दोस्त, यहाँ आकर सर्टेन डेथ थ्योरी बिल्कुल वीक पड़ जाती है। इस इंसिडेंट के बाद कुछ कॉपीकैट्स ने बिल्कुल ऐसी ही हरकत की। ऐसे 5 मशहूर वाकयात हुए जिनमें लोगों ने सिमिलर हालात में जंप किया, और पता है उनका क्या रिजल्ट निकला? वो पांचों के पांचों जिंदा बच गए। मिसाल के तौर पर एक बंदा था मार्टिन मैकनैली। उसने कूपर से भी डबल स्पीड वाले जहाज से हवा के दबाव और रात के वक्त बिना किसी प्रोटेक्टिव गियर की छलांग लगाई, और जमीन पर सिर्फ थोड़ी बहुत खराशों के साथ बिल्कुल ठीक ठाक लैंड हुआ। तो साइंस, हिस्ट्री और फैक्ट्स ये डेफिनेटली प्रूफ करते हैं कि सर्वाइवल के चांसेस बिल्कुल मौजूद थे। एक्ट 6, मुश्तबा, अफराद और आखिरी राज। तो अगर हम ये मान लें कि वो जिंदा बच गया, तो आखिर डीबी कूपर था कौन? इस बात का पता लगाने के लिए एफबीआई ने बरसों तक हजारों लोगों की इन्वेस्टिगेशन की। उनकी लिस्ट में शामिल सस्पेक्ट्स की एक बहुत लंबी फहरिस्त है। आइए इस हिस्से में हम किसी की तरफदारी किए बिना बिल्कुल गैर जानिबदाराना तरीके से फैक्ट्स को एनालाइज करते हैं कि आखिर सस्पेक्ट्स फिल्टर कैसे होते थे। इन्वेस्टिगेशन की बारीक बीनी को समझने के लिए इस सस्पेक्ट रिचर्ड मैकॉय का एग्जाम्पल बड़ा फिट बैठता है। गवाहों के मुताबिक कूपर अपने 40s में था जबकि मैकॉय सिर्फ 29 साल का था। कूपर की आंखें भूरी और कान नॉर्मल थे। मैकॉय की आंखें नीली और कान काफी उभरे हुए थे। कूपर पूरी फ्लाइट में चेन स्मोकर था और शराब पी रहा था, लेकिन मैकॉय एक सख्त मजहबी आदमी था जिसने जिंदगी में ना सिगरेट पीती और ना शराब छुई। हालांकि मैकॉय ने एग्जैक्टली वैसी ही एक कॉपीकैट हाईजैकिंग जरूर की थी, लेकिन इन्हीं क्रूशल फिजिकल डिस्क्रिपेंसीज ने उसे इस स्पेसिफिक केस की सस्पेक्ट लिस्ट से कंप्लीटली बाहर निकाल दिया। अब जरा इस विजुअल को देखें और रकम की इस नंबर्स गेम पर गौर करें। $2 लाख में से सिर्फ $5,800 रिवर बैंक से मिले, ठीक है। बाकी $1,94,200 का आज तक कंप्लीटली लापता। ये पैसे ना तो कभी मार्केट में आम खरीदो फरोख्त में आए, ना किसी बैंक में जमा हुए, और ना ही वैंग्स जंगलों में सर्च टीम्स को मिले। इतनी बड़ी मकदार में अनमार्क्ड नोट्स का हवा में गायब हो जाना, ये वाकई इस पूरी कहानी की सबसे डरावनी और हॉन्टिंग रियलिटी है। और आखिरकार 45 साल की इन थक एक्टिव तहकीक, हज़ारों इंटरव्यूज़ और हज़ारों पेजेस पर मबनी फाइल्स तैयार करने के बाद जुलाई 2016 में एफबीआई ने ऑफिशियल तौर पर इस केस को एक्टिव इन्वेस्टिगेशंस की लिस्ट से सस्पेंड कर दिया। उनका सीधा सा कहना था कि उन्होंने हर लीड को थरली चेक कर लिया है और अब मज़ीद रिसोर्सेज इस पर लगाना ठीक नहीं है। लेकिन क्या कहानी यहाँ ख़त्म हो गई? बिल्कुल नहीं। हालांकि ऑफिशियल फाइल बंद है, लेकिन इंटरनेट पर सिटीजन स्लूथ्स और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स आज भी रोजाना इन सबूतों को जोड़कर अपना अपना दिमाग लड़ा रहे हैं ताकि सर्च अलाइव रहे। आइए इस वजाहत के बिल्कुल आखिर में इस सबसे बड़े सवाल पर एक साथ गौर करते हैं। क्या डीबी कूपर सच में द परफेक्ट क्राइम करके निकल गया था? क्या उसने उस रात किसी नरम बिस्तर पर सुकून की नींद ली और पूरी आधी सदी तक आराम से अपनी पहचान छुपाए रखी? या फिर वॉशिंगटन के उस बेरहम और ठिठिरती सर्दी वाले जंगल ने उस होशियार आदमी को उसके तारीकी जुर्म के साथ हमेशा के लिए निगल लिया? खैर, ये एक ऐसा प्रोवोकेटिव सवाल है जो वाकई इस कहानी की रूह है, और शायद एविएशन की तारीख के इस सबसे बड़े राज का जवाब कभी सामने ना आए। हमारे साथ इस डीप डाइव का हिस्सा बनने का बहुत शुक्रिया।